हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज कर ली है कवर। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। हमने 5.3 तक कंप्लीट कर ली है। वो आपके सारे क्वेश्चंस उसी में से एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है, हर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है। मैं जितने ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, पर्सनली ऑफलाइन, तो उसमें मैं ऑप्शनल इसलिए कराता हूँ कि ऑप्शनल एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग में ब्रॉड आइडिया आता है किसी भी कॉन्सेप्ट को सही तरह से समझने का। इसीलिए ये एक्सरसाइज कराने का मतलब है। ओके, एंड जो पहले तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, बहुत जल्दी चीज़ों को समझाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, एक समेशन का और एक nth टर्म निकालने का। समेशन का होता है n/2 2a + n-1 into d, और an का होता है मतलब nth टर्म का होता है a + n-1 into d, राइट। इसमें a जो होता है फर्स्ट नंबर होता है, यू नोज इट वेल। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, ठीक है। और उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये कि विच टर्म ऑफ एन AP 1-1, मैं AP की सीरीज लिख देता हूं। ये 5.4 का ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है विच टर्म ऑफ एन AP 1-1 117 113 1-1 117 113, इस तरह से हमें दे रखा है। इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। विच टर्म ऑफ एन AP, इसमें कौन सा जो टर्म होगा नेगेटिव, लेट्स से बिकॉज आपको दिख रहा है ये 121 है, 117 है, 113 है। ऑफकोर्स ये नंबर हल्के हल्के कम होते चले जाएंगे इस सीरीज में। एक समय 0 आएगा और एक समय फिर नेगेटिव टर्म भी आएगा। वी डोंट नो ना कहाँ तक जा रही है। सवाल में वो ये पूछ रहा है कि वो टर्म बताओ, वो टर्म बताओ, मतलब वो n की वैल्यू बताओ जहां पर ये जो सीरीज है ना उसमें नेगेटिव टर्म आ जाए, पहला नेगेटिव टर्म, राइट, पहला नेगेटिव टर्म। अब हमें तो नहीं पता है कौन से टर्म में नेगेटिव टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ तक काउंट करने बैठेंगे ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि निकाल नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा, राइट। ऐसा नहीं कि हम लोग काउंट करते करते वहां तक नेगेटिव तक पहुंच जाए, फिर हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन टाइम लगेगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास an का फॉर्मूला होता है। an का फॉर्मूला होता है, वो होता है मतलब nth में टर्म होता है a + n-1 into d, राइट। मैं बुक यहाँ रख देता हूं। इसमें ये पहला टर्म आपका ये है, और अब वो ये कह रहा है कि an जो टर्म है ना, वो पहला नेगेटिव टर्म नेगेटिव आ जाए, दैट मीन्स वो उसकी वैल्यू 0 से कम आ जाए। ओके, तो दैट मीन्स ये आ जाए, ठीक है। नेगेटिव टर्म तभी होगा जब 0 से कम होगा, मतलब an की वैल्यू 0 से कम हो जाए, मतलब एक तरीके की इनइक्वालिटी बन गई है ये। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला टर्म क्या है, यहाँ पे 121, ये a हो गया आपका, और d देखिए ये हो जाएगा। d कितना आ रहा है यहाँ से, इसमें से इसे घटा दीजिए तो 121 17 4 माइनस का 4 आएगा। माइनस का 4 डिफरेंस आ रहा है, आप इसमें से चेक कर सकते हैं, माइनस का 4 ही डिफरेंस आएगा, तभी तो ये AP है। तो हमारे पास a भी पता है, हमें d भी पता है, हमें n नहीं पता है, विच वी गोना फाइंड इट आउट। तो हम a की वैल्यू रख देते हैं 121 + n-1 into d is nothing but -4, right। दिस शुड बी लेस देन 0। उसने ये बोला है कि पहला वो टर्म बताइए जहां पर n की वैल्यू, दैट मींस वो टर्म जो नेगेटिव हो, पहला नेगेटिव टर्म। तो हम लोग n निकालेंगे यहां से। हम ऐसा करते हैं, ये जो पूरा टर्म है नेगेटिव होने वाला है, उधर ले जा रहे हैं, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 4 n-1, राइट, इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये उधर जाएगा तो ग्रेटर देन के साइन में आ जाएगा 1 to 1, ठीक है, ऐसा आएगा। फिर अगर आप ध्यान से देखें, इनइक्वालिटी वैसे ये अलाउ नहीं होता है, आप इस तरह से कर नहीं सकते हैं, फिर भी आपको बता रहा हूं। 1 to 1 डिवाइडेड बाय 4, एक आपको एजम्पशन मिल जाएगा। आपको पता है कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, 4 होगी, 100 होगी, 101 102 103 होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई वैल्यू आ जाए 12.5 टर्म, कोई टर्म नहीं होता, या तो 12वां टर्म होगा या फिर 13वां टर्म होगा, 14वां टर्म होगा, ठीक है। ओके, तो n की वैल्यू यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हो जाएगी n इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू का साइन नहीं, बिकॉज बीच में इनइक्वालिटी है, तो आप इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे और ये कहेंगे इट शुड बी ग्रेटर देन
121/4 प्लस 1, क्योंकि ये -1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, नीचे 4 बना लीजिए ऊपर नीचे, जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए आपका। तो n की वैल्यू बेसिकली आपको इससे बड़ी आना चाहिए। तो 4 121 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 4 तियां 12, ठीक है, और ये 4 1 जा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग, आई डोंट नो कितना आएगा, लेकिन 31 से प्लस आ रहा है और जो n की वैल्यू है वो उससे बड़ी होना चाहिए। मतलब जो टर्म आएगा आपके पास वो कौन सा आने वाला है भाई, इस टर्म से बड़ा होना चाहिए। 31 तो हो नहीं सकता, 31 में टर्म तो डेफिनेटली नहीं है। तो जो टर्म होगा इससे बड़ा होगा, इसका मतलब वो जो टर्म होगा वो बेसिकली क्या होगा, 32वां टर्म होगा। n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। आपकी जो n की वैल्यू यहां से आ रही है वो ये कह रहा है कि 31.25 अराउंड आएगी, ठीक है, ओके, ये आएगी। तो ये बोल रहा है कि इस वैल्यू से बड़ी हो, मतलब n की जो वैल्यू है इससे बड़ी हो। तो n फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता, तो ऑफकोर्स 32 वो नंबर होगा पहला, जहां पर n की वो पहली वैल्यू, मतलब n का 32वां टर्म जो होगा वो टर्म होगा जो निगेटिव होगा। n की वैल्यू 32 होगी, मतलब ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, nवां टर्म, मतलब 32वां टर्म वो टर्म होगा जो वो पहला निगेटिव टर्म देगा आपको। बात समझ नहीं आ रही? क्योंकि ये बात आपकी सीरीज कैसी है, कन्वर्जिंग है, बड़े से छोटे की तरफ को जा रही है, राइट। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो अगर आपको समझ में नहीं आया है, मैं अपना लिंक नीचे दे देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर या फिर ईमेल वगैरह दे देता हूँ, जिससे आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज में या फिर कोई भी एक्सरसाइज में, XYZ कोई भी सब्जेक्ट में। मैं अभी इसी चैनल पे आपके लिए फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की वीडियोस डालने वाला हूँ, 11th क्लास की, 12th क्लास की सारी, ठीक है। तो आप बने रहिए इसी चैनल पे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें यहां से, तो द सम ऑफ थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6। किसका दे रखा है? सम दे रखा है थर्ड और 7th टर्म का। सम ऑफ थर्ड एंड द 7th टर्म। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A3, और 7th टर्म हो जाएगा A7। इसका सम हमें दे रखा है कितना? 6 दे रखा है। फिर से पढ़ेंगे, द सम ऑफ थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें 8 दे रखा है, ठीक। तो वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16th टर्म ऑफ एन एपी। तो सम बताना है फर्स्ट 16th टर्म का इसी एपी से जो बनेगी, राइट। हमें ये जो वैल्यू दे रखी है बेसिकली हमें ए और डी बताने के लिए इजी हो जाएगा, ए और डी बताना, क्योंकि अगर हम 16वां टर्म निकालें तो बेसिकली 16 टर्म क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं 16 टर्म में हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, मतलब अगर 16वां टर्म निकालें तो ऑफकोर्स n की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। तो अगर हम लोग उसको निकालें तो 16 डिवाइडेड बाई 2, पहला टर्म वो हमें पता नहीं है, 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा, और डी। देखो अगर आपको ए और डी पता लग जाए तो आप कर सकते हो सारा काम, ओके। तो अगर हम यहां से वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 8 2a प्लस 15d। अभी ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं इक्वेशन 1 मान के, क्योंकि हमें यही वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब इसका हेल्प करते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग ए और डी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस वाले इक्वेशन को देखें, इस वाली इक्वेशन को, मतलब अगर मैं लेट्स से इस इक्वेशन को सेकंड बोल दूं और इस इक्वेशन को थर्ड बोल दूं, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, ए थर्ड वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस, मतलब पहला टर्म होगा, भाई सिंपल से आता है, ए थर्ड है तो पहला टर्म तो होगा ही होगा ना, तो वो तो ए ही होगा, सबका ए होगा, क्योंकि सीरीज एक ही है ये एपी सीरीज, ऐसा थोड़ी सबके लिए अलग अलग एपी सीरीज है। उसी एपी सीरीज का थर्ड और 7th टर्म को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। उसी एपी में प्रोडक्ट करेंगे थर्ड और 7th टर्म का तो 8 आएगा। तो ऑफकोर्स जो एपी जब एक ही है तो ऑफकोर्स पहला टर्म हमेशा एक होगा। तो क्या होगा इसमें, a प्लस n-1 मतलब 2 और d प्लस, इसको देखें ध्यान से, तो ये हो जाएगा a प्लस 7 मतलब 6d
इज इक्वल टू 6। देखो अब यहाँ पे a प्लस 2a हो गए और ये 2d 6d हो गया 8d इज इक्वल टू 6। तो यहां पर a और d में एक रिलेशनशिप मिल गया हमें, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये एक हमें रिलेशनशिप मिल गया, इसको आप ऐसा करिए फोर्थ मान लीजिए। अब एक रिलेशनशिप यहां से मिलेगा a और d में, अगर इसमें रखते हैं तो फिर से मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है। तो a प्लस 2d मल्टीप्लाइड विद a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो a 8 आएगा, तो यहां से अब a और d में एक और रिलेशनशिप आ जाएगा, लेकिन यहां पे क्वाड्रेटिक बनने वाली है हमारे पास। तो एक काम करिए, एक काम आप ये कर सकते हैं, यहां पर लीनियर इक्वेशन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ऐसा करिए, d की यहां से एक वैल्यू रिप्लेस कर दी उस वाली इक्वेशन में, तो अगर यहां से a निकालना चाहूं तो a बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4d। अब ये 3 माइनस 4d आप किस में ले जाके इसमें उठा कर रख दीजिए a की जगह पे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d, है ना। इस टर्म में 2d था, 2d लिख दिया। अब यहां पे फिर से a 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8 हो गया। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a 3 माइनस 2d, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 2d। अब देखो ये थोड़ी जिंदगी आसान हो गई इसमें, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो आप इसे कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 9। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देखो हम लोग कितनी आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर लिया, वरना यहाँ पे लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी। अब यहाँ पर देखिए 4d स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और आपके पास d की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 1/2 आएगी। ठीक है, क्योंकि d स्क्वायर बराबर 1/4 होगा, और जब उसमें अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस में 1/2 वैल्यू आएगी। देखो आपको दिख भी रहा है या नहीं, देख लेता हूं मैं। यस, ये दिख नहीं रहा है आपको, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं उसके लिए। आप अगर यहां पर देखें इसी चीज को, तो यहां पर अगर डी स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1/4। ठीक है, और जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/2। देखो डी की 2 वैल्यू आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए की भी 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि एक बार प्लस में रखेंगे डी इसमें और एक बार माइनस में डी रखेंगे। राइट, डी की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ इसमें रखेंगे। अगर मैं प्लस हाफ हटा के रखूं इसमें तो ए बराबर हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 4, डी की वैल्यू हाफ रख रहा हूं मैं प्लस वाली, तो ये हो जाएगा 2 2 4, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो मतलब ए की वैल्यू आ गई एक 1, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यही कैलकुलेट कर लीजिए, ए बराबर 3 माइनस, अब माइनस का रखेंगे इसमें हाफ तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, और ये 1/2 आएगा, और ये 2 काट देगा तो ऑफकोर्स 2 2 4 हो जाएगा, है ना। 2 बचेगा, तो ऑफकोर्स ए की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ए की एक वैल्यू 5 आ गई, एक वैल्यू 1 आ गई। अब इसी तरह से एक भाई डी की 2 वैल्यू आई है तो ए की भी 2 वैल्यू आई है। अब आप जब इसमें रखेंगे तो आपके पास 2 सम मिलेंगे, एक ए की वैल्यू इस वाली ए की वैल्यू से और डी की वैल्यू से, और एक बार इस वाली ए की वैल्यू से और डी की माइनस हाफ वैल्यू से, तो 2 सम निकलने वाले हैं। ओके, तो मैं थोड़ी जगह ढूंढ लेता हूं, क्या आपको ऊपर दिखेगा ये, मैं यहां सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो मैं a1 कंसिडर कर रहा हूं, मैं a की वैल्यू 1 ले रहा हूं पहले, और d की वैल्यू हाफ नहीं दिख रहा है। ओके, लेट मी चेक, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं और नीचे लिखने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर पहले वैल्यू में d की a की 1 ले रहा हूं और d की हाफ ले रहा हूं, तो अगर मैं a की वैल्यू 1 रखूंगा यहां पे तो ये हो जाएगा S16 8, a की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो मतलब ये हो जाएगा 2
प्लस डी की वैल्यू हाफ ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 15/2। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ भाई 2 बना लो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, ये हो गया 8/2 और ये हो गया 4 और 19, 15 और 4 19 होते हैं ना, 19 हो गया। अब आप इसे काट लीजिए, ये हो गया 4 टाइम्स और 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 19 4 भाई 20 चौका 80 होता, ठीक है। तो 4 कम कर लीजिए 76 हो गया, ठीक है। एक सम आ गया 76, एक सम आ जाएगा 76। दूसरा सम क्या आएगा, ए की वैल्यू 5 रखने पर, अगर ए की वैल्यू इसमें 5 रखेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, मैं इसे थोड़ा मिटा दे रहा हूं, ये जगह बहुत ज्यादा खा रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ मिटा दूं और यहाँ पे लिखना शुरू करूं तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू में कितनी ले रहा हूं 5 ले रहा हूं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं ए की वैल्यू 5 ले रहा हूं और डी की वैल्यू -½ ले रहा हूं, तो जो सम आएगा 16 का तो आएगा 8, बाहर था ट्वाइस ऑफ ए मतलब इसका दुगना मतलब 10 हो गया ये, प्लस अब -½ लूंगा तो दैट मींस ये माइनस में वैल्यू आएगी तो 15/2 आ गई। ओके, तो आप फिर से वही करिए, ऊपर नीचे 2 बना लीजिए, जब 2 बनाएंगे तो 20 हो जाएगा और बाहर 8/2 हो गया और यहाँ पे 20 - 15 दैट मीन्स 5 हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 2 = 20 हो जाएगा, -15 5 बचेगा। आप जब इसे काटेंगे ये 4 हो गया एंड फाइनली आपके पास 20 आंसर आ गया। आपके पास 2 आंसर आए, अगर आप S16 की एक 76 भी वैल्यू आ रही है 76 और S16 की 20 वैल्यू भी आ रही है, डिपेंड करेगा कि आपकी ए में वैल्यू कौन सी रखी गई है। सवाल समझ में आया आपको बेसिकली, ठीक है। आपकी ए की 2 वैल्यू है, डी की भी 2 वैल्यू है, आपको यही फाइंड आउट करना था। एक्चुअली ये क्वेश्चंस कराने से आपका दिमाग एकदम ब्रॉड लेवल पे खुल जाता है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में 5.3 में जो लास्ट वाले क्वेश्चंस देखे थे, एक सेमी सर्किल वाला, एक लैडर वाला, वो आपके दिमाग को प्रैक्टिकली हम कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को, वो आपको समझाया था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन करने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं इसे मिटा दूंगा अभी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं आपका। पहले मैं रीड कर रहा हूं, आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन है अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो एक सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में जो बीच में लगे होते हैं बांस हॉरिजॉन्टली, उन्हें बोलते हैं रंग्स। तो उन्होंने कहा है कि एक रंग से दूसरे रंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, एज शोन इन द फिगर में ये चीज दे रखी है, आप अपनी बुक में देखेंगे आपको दिख जाएगा। The rungs decrease uniformly in length from 25 centimeter at the bottom and 45 centimeter at the bottom and 25 centimeter at the top। मतलब ये रंग्स की लेंथ दे रखी है आपको, राइट। इस तरह से रंग्स जो है आपको मैं बना कर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जो सीढ़ी है आपको कुछ इस फॉर्मेट में है। जो सबसे बॉटम पे जो रंग से लगी हुई है उसमें जो उसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर की है, ओके। और जो टॉप पर रंग से लगी हुई है उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर की है। और उन्होंने कहा है कि एक रंग से दूसरी रंग की जो डिस्टेंस है बेसिकली वो कितनी है, अभी बताया था 25 सेंटीमीटर है एज वेल, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन करा है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जो टोटल लेंथ है, मतलब जो बॉटम से टॉप तक जो टोटल लेंथ है वो 2.5 मीटर की है। देखो 2.5 मीटर का मतलब ये हुआ 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, बिकॉज हमें हर चीज सेंटीमीटर में देखिए दे रखी है, तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन सेंटीमीटर, राइट। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कितने बन जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ओके। 250 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो मतलब ये हुआ कि 250 सेंटीमीटर की ये हाइट दे रखी है हमको। आई मीन बॉटम रंग से लेके टॉप रंग की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 250 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फिर वो पूछ रहा है if the top and the bottom rungs 2.5 meter apart, what is the length of the
वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, मतलब टोटल कितनी डिस्टेंस, मतलब आई मीन कितनी लेंथ होना चाहिए रंग्स की। लाइक पहले जो रंग्स है वो 45 सेंटीमीटर की है, उसके बाद कम होगी और फिर उसके बाद और कम होगी, फिर उसके बाद और कम होगी, ठीक है। इसी फॉर्मेट में वो लास्ट में 25 सेंटीमीटर की। देखो हमें बीच वाली नहीं दे रखी है, तो अगर हम लोग सीरीज लिखें तो सीरीज में पहली वाली जो लेंथ होगी वो 45 सेंटीमीटर की है और उसके बीच वाली हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि फाइनली जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर की है। मतलब ये जो एपी बनने वाली है बेसिकली, क्योंकि सबके बीच में गैप फिक्स्ड है, ओके, गैप फिक्स्ड है। तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, और अगर आपको पता लगे कि एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब कितनी रंग्स बीच में आएंगी, वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो एक रंग अगर मैं निकालूं 25 250 सेंटीमीटर में कितनी रंग्स आएंगे, क्योंकि एक रंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट में कितनी रंग्स आ जाएंगी, तो 250 डिवाइडेड बाय 25, बिकॉज एक रंग से दूसरी रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी है, तो टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें कितनी रंग्स की रिक्वायर्ड होगा, तो हम लोग इस लेंथ को डिवाइड कर देंगे, इस लेंथ को डिवाइड कर देंगे इस लेंथ से, तो हमें नंबर ऑफ रंग्स मिल जाएंगी। यहां से लेके शुरू करेंगे यहां तक, मतलब सेकंड लास्ट तक, और एक उसमें जोड़ देंगे लास्ट वाली तक, क्योंकि ये जो चीज बताएगी आपको वो चीज गैप बताएगा, गैप, राइट। और गैप में एक और जोड़ेंगे तभी तो आपको पता लगेगा, टॉप एंड बॉटम दोनों को ऐड करेंगे, इसलिए 1 जोड़ा गया है। ये 1 या तो आप बॉटम वाली समझ लीजिए, टॉप वाली, क्योंकि अगर आप ये डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो गैप दिखाता है, क्योंकि मतलब आई मीन एक रंग यहाँ पे, एक रंग यहाँ पे, एक रंग यहाँ पे, इस तरह से कितनी रंग्स होंगी वो गैप दिखा रहा है, 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप 5 गैप 6 गैप 7 गैप, लेकिन उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर गैप देखेंगे तो फाइनल वाला हम भूल जाते हैं, एक क्योंकि रंग्स को एक ज्यादा होगी ना गैप से, इसीलिए ये हमने ऐड करा है। तो टोटल हमारे पास अगर हम लोग देखें 10 + 1 मतलब 11 रंग्स होने वाली हैं, और यही वैल्यू जो होगी वो n की होगी, यही हम n कंसीडर करेंगे। तो हमसे ये बोला गया है कि टोटल लेंथ कितनी होगी रंग्स की अगर सारी रंग्स को जोड़ा जाए, तो पहली है 45 सेंटीमीटर की, लास्ट में है 25 सेंटीमीटर की। तो अगर हम लोग टोटल लेंथ निकालें इसकी, ठीक है, तो टोटल लेंथ अगर हम निकालें तो हो जाएगा समेशन फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म और n/2, मतलब इसका आधा, n/2 मतलब नंबर ऑफ पेयर होता है। मैंने समेशन का फॉर्मूला जब आपको पहली बार पढ़ाया था तो ये बताया था, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म को आप समेशन में जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ पेयर से, और नंबर ऑफ पेयर कुछ नहीं होते, आपकी n की वैल्यू को आधा कर दो, मतलब नंबर ऑफ टर्म को आधा कर दो। तो नंबर ऑफ टर्म आपका 11 आया है, आप 11 का आधा लिख दो, राइट। और क्या करो आप फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म को जोड़ दो। यही मैंने बेसिक जब सबसे पहली बार आपको जनरेट किया था, ये जो फॉर्मूला होता है आपके पास कौन सा, एस का जो फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने ऐसे ड्राइव करवाया था आपको कि पहले और लास्ट टर्म को जोड़ दो, तो पहला टर्म हो जाएगा a और लास्ट टर्म हो जाएगा a + n-1 d, तो हो जाएगा 2a + n-1 d। और जो n/2 था वो नंबर ऑफ पेयर्स थे, राइट, नंबर ऑफ पेयर्स से, नंबर ऑफ पेयर्स n का आधा कर दो, तो हम उसी चीज का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म को जोड़ दो तो हो जाएगा 25 एंड 45 प्लस 25। देखो आपको इसमें बिल्कुल भी ना ही ए डी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डी कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो इसकी यही इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का यही एक खास पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इसको ब्रॉड लेवल पे चीजों को समझ पाते हो। बेसिकली आपको जो फॉर्मूला आया था फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जोड़ने से और मल्टीप्लाई करने से, पेयर के मल्टीप्लाई करने से आया था, तो वही हम बेसिकली कर रहे हैं, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म को जोड़ रहे हैं और पेयर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। आप मेरी लास्ट वीडियोस देखोगे आपको पता लग जाएगा। फिर क्या होगा, डायरेक्ट इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 50 15 70, 70 का हाफ कितना होगा 35, 11 इंटू 35 और 11 5 55, 5 कैरी, 11 3 33 एंड 5 38, 385 सेंटीमीटर की आपकी रंग्स की रिक्वायर्ड होगी।
क्योंकि पहला जो है आपका रंग की लेंथ 45 है, उसके बाद कुछ और कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फाइनली 25 है। तो टोटल अगर लेंथ को जोड़ा जाए रंग्स की तो वो इतनी आने वाली है 385 सेंटीमीटर। ओके, कोई डाउट है? अगर डाउट आपको आता भी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल आईडी हमेशा दे देता हूं अपनी। ओके, मैं आपको प्राइवेटली वीडियो कॉलिंग पर चीजों को समझा भी सकता हूं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन, आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चन फिर भी आ जाएगा। द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। मतलब हाउस बने हुए हैं और सब पे जो नंबर लिखा हुआ, पहला हाउस, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, सब पे नंबर कर दिया है। ओके, सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, जो वैल्यू ऑफ एक्स मानी है, आई डोंट नो क्या है, उन्होंने बताया है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस ऑफ द फॉलोइंग इट। तो देखो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज बड़ी अजीब तरीके से लिखी हुई है, ये आपके समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे होगा। देखिए, आपका पहले नंबर का घर, दूसरे नंबर का घर, तीसरे नंबर का घर, चौथे नंबर का घर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ऐसा करता हूं, मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेता हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, इस तरीके से चलते चलते कहां तक जाएगा ये? 49 तक। 49वां घर होगा। पहले घर से लेके 49 तक घर इस तरह से काउंट करे होंगे उन्होंने, सबको नंबर कर दिया। उन्होंने कहा है कि एक वैल्यू कंसीडर करिए आप x, आपने एक वैल्यू कंसीडर कर दी x, आपने पता नहीं कि आपको कौन सा घर है वो, उन्होंने कहा दिया कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस proceeding the house numbered x is equal to the, तो वो ये कह रहे हैं कि यहां से यहां तक की जो सम होगा, ठीक है, x से प्रीसीडिंग वाला तो पहले वाला, मतलब अगर आपने x वाला घर मान लिया है तो उससे पहले वाला, ठीक है, वो बराबर होगा इससे प्रीसीडिंग ये वाला टर्म होगा, मतलब ये x वाला घर है तो उससे प्रीसीडिंग कौन सा होगा? x-1 वाला घर होगा, ठीक है। तो x से पहले वाला घर, मतलब देखो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग टू द हाउस नंबर्ड x। तो इससे पहले वाला जो घर होगा, x से पहले वाला एक घर, मतलब x-1 होगा, वो लिख दिया हमने, वो बराबर होगा किसके बराबर है? सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट। तो इसके बाद वाले घर का सम, तो बाद वाले घर का सम कैसे होगा? तो आप यहां से लेके यहां तक को जोड़िए पहले, वो कितना हो जाएगा? सम ऑफ द 49। यहां से लेके यहां तक को जोड़ेंगे, सम ऑफ द 49 होगा, और उसमें से आप क्या करेंगे? ये वाला घटा देंगे, यहां से लेके यहां तक के घरों को घटा देंगे सम करके, तो आपको ये मिल जाएगा बेसिकली। देखिए, अगर आपने यहां 1 to 49 तक जोड़ा है, ठीक है, अगर आपने उसमें से यहां से लेके यहां तक जोड़ के घटा दिया है, यहां से लेके यहां तक 49 में यहां से यहां तक किसी चीज का सम करिए, जैसे 1 से लेके 100 तक का सम करिए, ठीक है, और उसमें से 70 की वैल्यू घटा दीजिए। 70 की वैल्यू घटा देंगे तो आपको कहां की मिल जाएगी? 70 से लेके, कहां से लेके? 70 से लेके 100 तक की। इसी तरह से 1 से लेके 49 तक घर है, इन सब का सम करिए, S49 हो गया। उसमें से ये वाला घर, ये यहां से यहां तक के जो नंबर है वो घटा दीजिए घर के नंबर, तो वो SX होगा। यहां से यहां तक का सम, यहां से यहां तक का सम 49 है, तो ऑफकोर्स यहां से यहां तक का सम SX होगा, वो घटा देंगे तो ऑफकोर्स क्या मिल जाएगा? फॉलोइंग वाला, इसके आगे वाला, ठीक है, प्रीसीडिंग वाले के बराबर होगा। तो ये आपको कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें से। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इसका सम निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा? यहां पर x क्या हो गया? x-1 हो गया।
तो x माइनस 1/2 का आधा, मतलब इसका आधा 2a, मतलब 2a का मतलब क्या, a की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, ठीक है। तो 2 × 1 मतलब 1 हो गया, 2 ही हो गया, प्लस n माइनस 1 मतलब इसमें से एक कम, तो x माइनस 2 हो जाएगा, इंटू डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ कोर्स 1 का ही होगा, ये हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग बराबर करें इसको तो S49 का मतलब क्या होगा, 49/2, पहले टर्म का दुगना तो हो गया आपके पास 2 प्लस 49 में से एक गया तो हो गया आपके पास 48, और d आपके पास 1 ही है क्योंकि हर 1 के बाद 2 फिर 3 4 4 इस तरीके से आ रहा है, तो डिफरेंस तो 1 ही होने वाला है, इसलिए 48 लिख दिया। माइनस इसमें से ध्यान से देखिए तो sx को लिखेंगे आप तो x/2 प्लस 2a, पहले टर्म का ट्वाइस मतलब पहले घर का ट्वाइस मतलब 2 हो गया, क्योंकि a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, इसलिए 2 × 1 2 ही रहेगा। x की मतलब x में से एक कम करिए और डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर, डिफरेंस तो 1 ही है तो इसका कोई इशू नहीं है। अब चीज़ों को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया x माइनस 1 2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कैलकुलेट करें तो प्लस 2 का माइनस का 2 कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा है, इज इक्वल टू, यहाँ से अगर चीज़ों को सॉल्व करें तो हो गया 50 हो गया, 50 का आधा 25, 49 × 25, और अगर आप यहाँ से देखें तो ये हो गया 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो मतलब आपके पास x/2 और क्या लिखा है, ये हो जाएगा x + 1, है ना, क्योंकि ये 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। अब आप इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे उठा के ले आइए, जब आप इस पूरी वैल्यू को यहाँ उठा के लेकर आएंगे तो x माइनस 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पर, x माइनस 1 × 2 लिखा हुआ है, इसको उधर उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा x + 1/2 यहाँ लिखा हुआ है, ये उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, ये क्योंकि ये माइनस का रहेगा प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या लिखा हुआ है 49 × 25, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा x/2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x/2 दोनों में से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 और यहाँ बचेगा x + 1, x/2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा x माइनस 1 और यहाँ बचा x + 1, 1 से 1 कट गया तो 2x हो गया, और x 2 से 2 कट जाएगा तो x² बचेगा, और 49 यहाँ पे लिखा हुआ था 25, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूँ यहाँ पर इसी चीज को, तो यहाँ पे देखो 2x हो जाएगा, 2x का 2 कट जाएगा तो x बचेगा, x × x x² हो जाएगा, तो x² बराबर हो गया 49 × 25। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा, इसका 49 का 7 आ गया और इसका 5 आ गया, और x की कितनी वैल्यू आ गई +-35, ठीक है, ओके, x +-35, तो माइनस की तो ले नहीं सकते, ठीक है, तो प्लस की लेंगे, इसलिए प्लस वाला कंसीडर कर लेंगे, माइनस वाला घटा देंगे, खत्म कर देंगे। समझ में आया, x की वैल्यू क्या होगी 35 आएगी, बस इतना ही करना था हमें, ओके। मतलब वो 35वां घर होगा। देखो हम लोगों ने क्या करा है, बेसिकली उसने कहा था कि आपके पास कोई एक x है, x क्या होगा, x एक घर का नंबर होगा, हमें नहीं पता, 1 से लेके 49 के बीच में x एक घर का नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, वो घर का नंबर अभी पता लगे 35 का घर है। तो अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब हमें नहीं पता x कौन सा नंबर, तो हमने x मान लिया। उसने क्वेश्चन में कहा कि आप x जस्ट पहले वाला प्रीसीडिंग वाला, तो वो कौन सा टर्म होगा, क्या सम होगा यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये अगर ये x घर है तो ये कौन सा घर होगा, x माइनस 1 का घर होगा, उससे जस्ट पहले वाला। तो हमने x माइनस 1 का सम लिख दिया। अब हमें क्या करना था, वो बराबर होगा फॉलोड बाय इससे आगे वाला के बराबर। तो हमने क्या करा, यहां से यहां तक को जोड़ा और उसमें से ये वाला घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया, इसके आगे वाला मिल गया, x से आगे वाले का। तो हमने 49 तक का जोड़ा लिखा, फिर हमने ये वाला घटा दिया, x तक का x वाला घटा दिया, फिर हमने यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। ये जो वैल्यू होती है बेसिकली n की वैल्यू होती है, और यहाँ पर a जो है वो 1 ही था क्योंकि पहला घर 1 है, ठीक है, और d भी हमेशा 1 ही आएगा क्योंकि ये पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, इस तरह की सब में डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का आएगा, इसलिए हमने d भी 1 ही लिया है। यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 35, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने देख लिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। फिर से क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं आपके लिए। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which 50 meter long and built of solid concretes. Okay. Each step has a rise of 1/4 and treads of 1.5. Sorry, सिर्फ हाफ का ट्रेड है और हाइट कितनी है 1/4 की है। ओके, आप स्टेप से चलते ना, तो जो ऊंचाई है पहली वो 1/4 है और जो प्लेन सरफेस है वो कितने का है 1-2 मीटर का है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। ठीक है, टोटल वॉल्यूम बताना है। ओ माय गॉड, ज्यादा हो गया ना। यस, तो देखो, और उन्होंने कुछ इस तरह से दे रखा है हमको भाई। एक मैं यहाँ बना बेटा, अभी मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो कट गई थी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ था, अभी मैं वीडियो बनाता रह गया, वहाँ पे बीच में कट गई थी। मैंने पूरा क्वेश्चन जब आके देखा तो वीडियो कट चुका था। मैं फिर से आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि आपके स्टेप्स दे रखे थे, ये फुटबॉल का ग्राउंड के लिए साइड से जो स्टेप्स थे ना वो बनाना है आपको। तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास जो रेज है, मतलब स्टेप जो आप कदम रखते हैं ऊपर स्टेप पे, तो जो रेज है वो हाइट आपको 1/4 मीटर की दे रखी है, ये लंबाई। ठीक है, और जो चौड़ाई जहाँ पे आप कदम रखते हैं वो 1-2 मीटर का है। इसी तरह से पूरा आपको 15 स्टेप्स तक बनाने हैं। तो आपको कितने कंक्रीट ऑफ वॉल्यूम की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये हाइट 1/4 है, ये हाइट 1-2 मीटर है, और ऑफ कोर्स ये जो इंक्लाइंड हाइट है ये आपका 50 मीटर है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन सॉल्व कर गया पूरा और मुझे लगा वीडियो बना हुआ था लेकिन बन नहीं पाया था। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ चीज। तो क्या होगा, अगर मैं एक स्टेप को बनाने की कोशिश करूंगा, एक स्टेप को बनाने के लिए मुझे 1/4, 1-2 और 50, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं इस क्यूबॉइड का, तो 1/4 × 1-2 × 50 हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप बनाने के लिए ऑफ कोर्स ये 2 स्टेप यहाँ पे लगे नहीं होंगे, मतलब पहला स्टेप बन गया, फिर दूसरे स्टेप बनाने के लिए ऑफ कोर्स ये हाइट एग्जैक्टली दुगनी हो जाएगी। कौन सी? रेज। पहला रेज फिर दूसरा रेज, तो बस वो दुगना हो जाएगा, फिर तिगुना हो जाएगा, फिर 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 15 स्टेप्स बनाने, तो आपको 15 स्टेप का वॉल्यूम आ गया। पहले स्टेप का वॉल्यूम, दूसरे स्टेप का वॉल्यूम, तीसरे स्टेप का वॉल्यूम, आपको 15 स्टेप बनाते हैं, उन सब के वॉल्यूम आपने लिख दिए। आपने ये देख रहे हैं आप 1/4, 1-2 और 15, ये आपके पास पूरे कॉमन आ रहा है, आपने वो खींच लिया, तो इधर बचा 1, इधर बचा 2, इधर 3, इधर 4, इधर 15 तक जाएगा। 15 स्टेप्स बनाने हैं आपको। फाइनली आपने इसका सम आपको इजीली निकाल सकते हैं। आपने 15 टर्म से तो 15/2 करा, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म को जोड़ दिया, 16 हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन किया तो 1/4 × 15 आपने लिखा, 1/4 × 15, और ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया। और फाइनली 2 × 4 8 होगा, तो 8 से 8 काट दिया, प्लस क्या बचा 50 × 15, आपने आंसर निकाल दिया 750। तो बहुत इजी था ये, इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं था इसमें। ठीक है, तो आज ये वीडियो यहीं रोक रहे हैं। ओके, ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो गई है। बताया मैंने आपको ये था कि इस जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होने वाली है वो बेसिकली ट्रायंगल्स की होने वाली है, और उन ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स का, दैट मीन्स सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट आपको उस ट्रायंगल्स में पढ़ाया जाएगा, उसका पूरा इस्तेमाल आपको देखेगा सर्किल में, हाइट एंड डिस्टेंस में, और थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, वो भी डेरिवेशन करते वक्त, लेकिन ज़्यादातर जो भरकर इस्तेमाल आएगा ट्रायंगल्स का वो सर्किल में आएगा। तो इसलिए आपका जो सर्किल का जो ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है वो अगले 3 चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उससे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मैं मान सकता हूँ उसके क्वेश्चन थोड़े बोरिंग होते हैं, फिर भी आप डरेंगे नहीं। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।